हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा एसएसटी में हमारे अतीत का फोर्थ लेसन आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। मेरे साथ साथ आपने भी अपने लेसन को रीड करना है और समझना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1895 में लोगों ने एक आदिवासी को बिहार में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में इधर उधर घूमते देखा। इस आदिवासी का नाम बिरसा था। 1895 के में बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में एक आदिवासी को घूमते हुए देखा गया, जिसका नाम क्या था? बिरसा। इधर उधर घूमते देख इस आदमी का नाम बिरसा था। लोगों का ऐसा मानना था कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सभी बीमारियों से छुटकारा दिला सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा सकता था। बिरसा ने स्वयं यह घोषणा कर दी थी कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा के लिए और दीकू मतलब जो बाहरी लोग, जो उनके एरिया में बाहर से आ जाते, बाहरी लोगों और दीकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ ही समय में हजारों लोग बिरसा के पीछे पीछे हो लिए। वे उसे भगवान मानने लगे। उन्हें विश्वास था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। ठीक है, तो उसने खुद ही मतलब कह दिया कि मैं तुम्हें भगवान की तरफ से आया हूँ, तुम्हें इन भारी लोगों से बचाने के लिए आया हूँ, बीमारियों को दूर करने के लिए आया हूँ। तो आदिवासी लोग जो होते भोले भाले होते हैं, वो इसकी बात पे विश्वास करके इसको अपना भगवान समझने लगे थे और इसके पीछे पीछे यानी इसकी बातों को मानने लगे थे। बिरसा ने एक मुंडा परिवार में जन्म लिया था। बिरसा ने किसमें? मुंडा एक जाति है, जो कि एक जनजातीय समूह है। क्या है वो? एक जनजातीय समूह है और छोटा नागपुर में रहता है। छोटा नागपुर में जो एक जनजातीय समूह रहता है वो है मुंडा। उस परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे का नाम था बिरसा। ठीक है। इलाके के दूसरे आदिवासी संताल उराव भी बिरसा के समर्थकों में शामिल थे। उसके अलावा जो दूसरे आदिवासी थे संथाल और उराव, वो भी बिरसा के मतलब बातों से सहमत थे। ये सभी अपने आसपास हो रहे बदलावों और अंग्रेजी शासन की वजह से पैदा हो रही समस्याओं से परेशान थे। जिस प्रकार से मुंडा अंग्रेजों के शासन से परेशान थे, उसी प्रकार संथाल और उराव भी अंग्रेजों के शासन की वजह से आने वाली परेशानियों से परेशान थे। उनकी परिचित जीवन शैली नष्ट होती जा रही थी। आजीविका भी संकट में थी और धर्म भी छिन्न भिन्न हो रहा था। परिचित जीवन शैली से मतलब है जिस प्रकार से वो अपना जीवन यापन चला रहे थे, तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप के इंटरफेयर की वजह से उनकी जो काम करने की, अपने जीवन यापन को चलाने की और आजीविका चलाने की जो स्थिति थी, जो तरीका था, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे थे और उनके धर्म में भी वह दिक्कतें दे रहे थे। बिरसा लोगों को किन समस्याओं से छुटकारा दिलाना चाहता था? बिरसा लोगों को कौन कौन सी समस्या से छुटकारा चलाना था? जिन्हें सबसे पहले था दीकू, जिन्हें दीकू पुकारा जाता था। वे बाहरी लोग कौन थे जिन्हें दीकू कहते, मतलब बाहरी लोग, वो कौन थे? इलाके के लोग उनके गुलाम कैसे बन गए? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों के जीवन में किस तरह के बदलाव आ रहे थे? इस अध्याय में ऐसे ही कुछ सवालों पर गौर किया जाएगा। मतलब बिरसा जो था वो किन समस्याओं से छुटकारा दिलाना चाहता है? एक तो दीकू से। तो वो दीकू कौन थे ये पढ़ेंगे। वो दीकू किस प्रकार से उन्होंने आदिवासियों पर शासन कर लिया और किस प्रकार से आदिवासी जो थे वो उनके गुलाम बन गए। ठीक है, और आदिवासियों के जीवन में किस तरह के बदलाव आए, ये सब हम इस लेसन में जानेंगे। पिछली कक्षा में आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। अधिकतर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों और रस्मों के एकदम भिन्न थे। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेदभाव नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों के से नजर आते। मतलब इनके जो रीति रिवाज है वो इतने कट्टर नहीं होते थे जैसे कि बाकी और जातियों में नजर आते हैं। एक कबीले के सारे लोग परिवार की तरह बंधे होते थे। अलग अलग में नहीं बटे होकर कबीले के जो लोग थे वो पूरे एक परिवार की तरह रहते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं था कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक भेदभाव नहीं था। अब देखेंगे जनजाति समूह किस तरह जीते हैं। 19वीं सदी तक देश के अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में व्यस्त थे। कुछ झूम की खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय जो थे वो झूम की खेती करते थे। झूम की खेती घुमंतु खेती को ही कहते हैं। इस तरह की खेती में ज़्यादातर जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये लोग पेड़ के ऊपरी हिस्से को काट देते थे ताकि ज़मीन तक धूप आ सके और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। ऐसा करने के बाद पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती है जो मिट्टी को उपजाऊ बना देती थी।
मजा आया। झूम या घुमंतु खेतों में क्या करते हैं, एक छोटे से हिस्से को लेके उस हिस्से में जो पेड़ होते थे उनके ऊपरी हिस्से को काट दिया, ताकि जो ऊपर से छाया आ रही है वो हट जाए और धूप जमीन तक आ सके। और जो नीचे की घास फूस हो गई, इन सबको जलाकर जो राख बनती थी, उस राख को पे मिट्टी में ही मिला दिया था। मिट्टी को मतलब उकेर देते थे उससे, कुल्हाड़ी से, किसी भी चीज़ से, ताकि और उसमें राख अच्छे से मिला देते थे। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काट देते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को कुरस देते थे। कुल्हाड़ों से पेड़ों को काट देते थे जिससे पे धूप आ सके, और ज़मीन को कुदाल से खुरच देते थे ऊपरी सतह को। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बदले बदले उन्हें यूं ही खेत में बिखेर देते थे, जैसे अब आजकल की जाती है, बखेरे जाते हैं, बीज बोए जाते हैं। इस तरह से करने के बजाय वो सिर्फ ऊपर से कुदाल से ज़मीन को खोदने के बाद ऊपर से बीजों को बखेर देते थे। इस प्रकार जब एक बार फसल पक जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ उन्होंने अभी फसल काटी थी वह ज़मीन कई वर्षों तक पड़ी रहती थी। यानी जहाँ से उन्होंने एक बार फसल प्राप्त कर ली, उस ज़मीन को छोड़कर वह दूसरी जगह चले जाते थे, और वो जो जगह थी वो वैसी की वैसी पड़ी रहती थी, यानी उस जगह की उर्वरक शक्ति दोबारा से उत्पन्न हो जाती थी। घुमंतु किसान अधिकांशतः वर्षा, पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय एवं जंगली पट्टियों में रहते थे। ठीक है। इन आदिवासी समुदायों का जीवन जंगल में बेरोक टोक आने जाने और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों का उपयोग करने पर निर्भर था। वे केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती करते थे। अब सबसे पहले इनके जीवन का क्या था, ये घुमंतु खेती करते थे। ये जंगलों में कहीं भी बेरोक टोक आ जा सकते थे। किसी भी हिस्से में थोड़ी सी ज़मीन के पेड़ काटे और वहाँ की ज़मीन कुदाली से खरोची और कोई बीज बखेरे, और कुछ समय के लिए वहाँ पे फसल पकने का इंतजार किया, फसल काटी, फिर दूसरी जगह चले गए, वहाँ भी इसी प्रक्रिया को अपनाया। तो इन्हें कोई रोकता टोकता नहीं था, पूरा जंगल इनका अपना था। लेकिन अंग्रेजों के आने से उनके जीवन में भी बदलाव आए थे। इसके अलावा कुछ शिकारी और संग्राहक थे। ये तो वो हो गए जो खेती करते थे, झूम खेती। अब कुछ ऐसे आदिवासी थे जो कि शिकारी और संग्राहक थे, शिकार करते थे और संग्रह करते थे। कई इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को एकत्र करके अपना गुजारा करते थे। शिकारी थे, शिकार करके, और कुछ ऐसे थे जो वन्य से प्राप्त जड़ी बूटियां या सामान खाने की चीज़ें होती थी उनको इकट्ठा करके वो अपना गुजारा करते थे। कैसे? वे जंगलों को अपने जीवन के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय इसी तरह का समुदाय था। खोंड भी एक आदिवासी समुदाय है। वह शिकार भी करता था और जंगल से प्राप्त होने वाली चीज़ों का संग्रहण करता था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर जाते थे और जो कुछ हाथ लगता था उसका आपस में बंटवारा कर लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ों का सेवन करते थे। जो जंगलों से फल मिलते थे उन्हें खाते थे, और कुछ ऐसी जड़ें जो खाने योग्य होती थी उनको भी वह खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों के तेल का उपयोग करते थे। अब हम आजकल तो सरसों वगैरह, सूरजमुखी, इन चीज़ों के तेल का, ऐसे तेलों का प्रयोग करते हैं ना। तो आदिवासी लोग साल साल के पेड़ होते हैं और महुआ के, उनके तेलों का प्रयोग करते थे। इलाज के लिए वे अनेकों जंगली जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे। इलाज करने के लिए बीमार हो जाने पर अनेकों जंगली जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे, और जंगलों से एकत्र की हुई वस्तुओं को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की आवश्यकता होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही संपर्क किया करते थे। अब जो चमड़ा और कारीगर होते थे और कपड़े और चमड़े को रंगने वाले लोग होते थे, तो वो कुसुम और पलाश के फूलों से प्राप्त होने वाले रंग का यूज़ करते थे। तो वो लोग तो अपना इन चीज़ों को बनाने में लगे, तो जंगलों में जाके कुसुम और पलाश के फूलों को एकत्रित तो कर नहीं सकते थे। तो वो क्या करते थे, वो एक खोंड प्रजाति के जो लोग होते थे, खोंड समुदाय के जो लोग होते थे, उन्हें कहते थे कि हमें कुसुम और पलाश के फूल आप ला कर दे। तो ये लोग जंगलों से कुसुम और पलाश के फूलों को एकत्रित करके और इन कारीगरों को सौंप दिया करते थे। बीज खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी पर निर्भर रहना पड़ता था। कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी किया करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क बनाने का काम करता था। कई आदिवासी खेतों में मजदूरी करते थे। वन उत्पादों में कमी आने पर आदिवासियों को मजदूरी के लिए काफ़ी भटकना पड़ता था। जब वन में उत्पादन यानी वन से प्राप्त होने वाली चीज़ों की कमी हो जाती थी तो उन्हें मजदूरी करने के लिए आसपास की जगह पर आसपास जाना पड़ता था ताकि कुछ गुजारा हो और उनका जीवन चल सके। किंतु उनमें से बहुत से समुदाय जैसे
मध्य भारत में बैगा दूसरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा का मानना था कि वे जंगल की संतान है जो केवल जंगल की उपज पर ही जीवित रह सकते हैं। बैगा समुदाय था, वो ये मानता था कि हम दूसरों की चाकरी नहीं करेंगे, हम जंगल की संतान हैं और हमें जो जंगल से प्राप्त होता है हम उसी पर ही अपना जीवन यापन करेंगे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमानजनक बात थी। जिन चीज़ों की आसपास पैदावार नहीं होती थी उन्हें प्राप्त करने के लिए आदिवासियों को खरीदारी भी करनी पड़ती थी। भाई कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आसपास नहीं उगती थी, उन्हें प्राप्त करने के लिए वे खरीदारी करते थे, जिसके लिए उन्हें पैसों की भी आवश्यकता होती थी। इसकी वजह से कभी कभी उन्हें व्यापारी और महाजनों पर निर्भर होना पड़ता था। व्यापारी बेचने की चीज़ें लाकर और भारी भरकम कीमत पर उनको बेचते थे। सूदखोर महाजन आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उस समय पर बहुत अधिक ब्याज लगाते थे। ब्याज बहुत था। इस तरह बाजार और वाणिज्य के कारण आदिवासी कर्ज में दब गए। नतीजतन वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सभी मुसीबतों का कारण मानने लगे। अब समझ आ गया, उन्हें अपने गुजारे भत्ते के लिए पैसे भी उधार लेने पड़ते थे और ये इतना अधिक हो जाता था कर्जा, जिसकी वजह से उनकी मुसीबत बढ़ जाती थी। तो वह व्यापारियों को शैतान और महाजनों और व्यापारियों को शैतान और अपनी मुसीबत का कारण मानते थे। अब एक ये भी उनकी लाइफ में दीकू का काम करते थे। अब आगे देखेंगे, कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समुदाय जानवर पालकर अपना गुजारा बसार करते थे। बहुत से ऐसे आदिवासी वो थे जो जानवरों को पालते थे। अभी आपने देखा कुछ ऐसे थे जो खेती करते थे, झूम खेती। दूसरे मैंने आपको बताए जो क्या कहते हैं शिकार करते थे, और जो जंगलों से उत्पाद प्राप्त होते थे उन्हें एकत्रित करते थे। अब तीसरे हम देखेंगे जो जानवरों को पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समुदाय जानवर पालकर अपना गुजर बसर करते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के अनुसार मवेशियों के रेवड़ को लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते। रेवड़ यानी मवेशियों का झुंड। तो वे चरवाहे थे, यानी जानवरों को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो अपना ठिकाना बनाते थे। एक जगह की घास खत्म होने पर वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया समुदाय गाय भैंसों को पालते थे। दो प्रकार के आदिवासी इनमें बताए गए हैं, एक पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले गुज्जर और दूसरा आंध्र प्रदेश के लबाड़िया। ठीक है, ये गाय भैंसों को पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गरड़िए थे, और कुल्लू के जो गद्दी समुदाय के लोग थे वो भी भेड़ बकरियां पालते थे, उन्हें क्या कहते थे, गरड़िए। और कश्मीर के बकरवाल समुदाय बकरियां पालते थे, और कश्मीर के बकरवाल समुदाय के आदिवासी बकरियां पालते थे। अब यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आएंगे कि कश्मीर में कौन से समुदाय के आदिवासी थे, कुल्लू में कौन से समुदाय के मिले, आंध्र प्रदेश में कौन से थे, पंजाब में कौन से थे। तो आपने ये ध्यान से पढ़ना और अंडरलाइन भी करना है। इन सब के बारे में आप अगले साल इतिहास की पुस्तक में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको इतना ही समझा दिया। अब कुछ लोग जो एक जगह पर एक खेती करते थे, ये डिटेल मैं आपको कल दूंगी। आज तीन तरह से काम करने वाले आदिवासी मैंने आपको बता दिए। पहले बताए थे जो झूम खेती करते थे, यानी थोड़े से टुकड़े पर खेती की, फसल पकी, उसे काटा, लेके दूसरी जगह चले गए, वहाँ पर उन्होंने अपना इसी प्रकार से खेती की, तो वो झूम खेती थी। दूसरे मैंने आपको बताए थे शिकार करने वाले थे और वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद को इकट्ठा कर देते। तीसरे थे जो जानवर पालते थे। चौथे जो थे कुछ लोग एक जगह पर खेती करते, इन्हें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक आपने इन पेजेस को अच्छे से रीड करना है, और जो जो आपको मेरे अंडरलाइन दिख रहे हैं पॉइंट्स, उन्हें अंडरलाइन करना है और रफ कॉपी में नोट करना, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन भी भेजूंगी जिन्हें आपने अपने फेयर नोटबुक में लिखना भी है। ओके, गुड डे।